नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का, जो सीजीपीएससी और व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लोक वित्त। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारा? लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, लोक वित्त का मतलब क्या है कि जो हमारी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार होती है, तो यहाँ हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो राज्य सरकार कि कितनी प्राप्तियां हुई, प्राप्तियां मतलब उसकी कुल कितनी आय हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या देखेंगे? राज्य सरकार की प्राप्तियां, और उसके बाद जितना उसको इनकम हुआ उसको राज्य सरकार ने किस प्रकार से खर्च किया या कितना खर्च किया, और हमें लाभ हुआ या घाटा हुआ उसे देखेंगे। तो प्राप्तियां और व्यय को देखेंगे, टोटल मिलाकर हम क्या देखेंगे? कुल व्यय और प्राप्तियां। ठीक है, क्या देखेंगे? कुल प्राप्तियां और कुल व्यय। ठीक है, कुल व्यय। तो देखिए, कुल प्राप्तियां मतलब सरकार को किसी भी तरीके से जो इनकम आ रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे टैक्स से हो या पूंजीगत निवेशों से हो, ऋण से हो, तो इन सभी को क्या बोलेंगे? कुल प्राप्तियां बोलेंगे। और जितने भी प्रकार से योजनाओं में, पेंशन, वेतन, इन सब में जिस प्रकार से भी सरकार खर्च करती है उसे कुल व्यय में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे? तो कुल प्राप्तियों में हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसे पहला पार्ट हो जाएगा इसका राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, एक ऐसी प्राप्तियां मतलब समझ रहे हैं, इनकम, ऐसी आय, ठीक है, जो राजस्व से प्राप्त हो रही हो, तो राजस्व प्राप्तियां कहलाएंगी। अभी राजस्व सभी का डेफिनेशन देखेंगे आगे। तो राजस्व प्राप्तियां, उसके बाद इसको दूसरे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां, ये हुआ। अब देखिए, ये दो प्रकार से राज्य को जो है इनकम होता है। तो राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं, ऐसे इनकम होते हैं या ऐसा पैसा जिस पर सरकार को देनदारी निश्चित नहीं होती। अर्थात सरकार ने जब वहाँ से पैसा उठाया या सरकार को वहाँ से आय प्राप्त हुई, तो वह ज़रूरी नहीं है कि सरकार उसको लौटाए या किसी भी प्रकार से उसको वापस दे। तो ऐसे जो प्राप्तियां होती हैं क्या कहलाती हैं? राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। और इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? जैसे टैक्स आ जाते हैं इसके अंतर्गत, तो इनको क्या बोलेंगे? राजस्व प्राप्तियां। या फिर जो भी सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त जो राजस्व है उसे भी हम राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत रखेंगे। जो भी सार्वजनिक उपक्रम है या करों से, कर में सभी प्रकार के आ जाएंगे, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अर्थात इनकम टैक्स वगैरह, और अप्रत्यक्ष अर्थात वस्तु एवं सेवा कर जैसे हैं। तो इनसे जो भी प्राप्तियां होती हैं सभी किस में आएंगी? राजस्व प्राप्तियां। अर्थात समझ लीजिए कि इसको वापस करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है? तो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ऐसी प्राप्तियों को देखते हैं जिसमें सरकार की देनदारी निश्चित होती है। यदि सरकार ने पैसा लिया है वहाँ से, जैसे टैक्स से पैसा लिया, तो उसको वापस करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यदि पूंजीगत प्राप्तियाँ, जैसे कि यदि वह ऋण से लेता है पैसा, ठीक है, सरकार यदि ऋण से लेता है पैसा, तो उसको ब्याज समेत उसे लौटाना भी पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियाँ। और ऋण किसके लिए? जैसे पूंजीगत उद्यमों के लिए या फिर और किसी भी ऐसे योजनाओं के लिए, यदि किसी भी प्रकार से सरकार क्या लेती है? ऋण लेती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? पूंजीगत प्राप्तियां बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पूंजीगत प्राप्तियां हो गया। अब इन्हें और किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो है, इसके पहले कुल व्यय को देख लेते हैं। ठीक है, कुल व्यय कितने प्रकार से होंगे? तो व्यय भी इन्हीं दो प्रकारों से होंगे। राजस्व प्राप्तियां हैं तो राजस्व व्यय होगा, राजस्व व्यय भी होगा, और जब पूंजीगत प्राप्तियां हैं तो पूंजीगत व्यय भी होगा। ठीक है, पूंजीगत व्यय भी होगा। और बिल्कुल यहाँ पास परिभाषा वही होगा कि राजस्व व्यय ऐसे खर्च। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या था कि देनदारी निश्चित नहीं थी, यहाँ पास खर्च में क्या हो जाएगा? सरकार के ऐसे खर्च जिसमें उसका पूंजी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और ना ही देनदारी बढ़ता है। देनदारी बढ़ने का मतलब उसे पैसा लौटाने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। तो देखिए यहाँ पास राजस्व व्यय मतलब ऐसे खर्चे जिस पर देनदारी नहीं बढ़ती है और ना ही उसके पूंजी का निर्माण होता है या आय में वृद्धि होती है।
तो ऐसे खर्चों को क्या बोलेंगे हम? राजस्व व्यय बोलेंगे। ठीक है। और इस प्रकार के खर्चों में कौन से खर्च आते हैं? तो कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन इत्यादि, ये सभी किस में आ जाएंगे? राजस्व व्यय में आ जाएंगे। जबकि पूंजीगत व्यय सरकार के ऐसे व्यय या ऐसे खर्चे हैं जिस पर सरकार की आय में वृद्धि होती है और देनदारी में भी वृद्धि होती है। जैसे यदि सरकार, यहाँ पास देखिए राजस्व व्यय में क्या था कि आपका आय में वृद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन यदि सरकार स्वयं किसी दूसरे राज्य को ऋण देता है, राज्य सरकार यदि किसी दूसरे राज्य को ऋण देती है तो वह पूंजीगत व्यय होगा। उद्यमों पर खर्च करती है तो पूंजीगत व्यय होगा। लेकिन देखिए, उद्यमों पर खर्च करती है तो पूंजीगत व्यय, लेकिन उद्यमों से प्राप्त आय को क्या बोलेंगे? राजस्व प्राप्ति बोलेंगे, क्योंकि वहाँ से जो प्राप्त होती है आय, उस पर देनदारी निश्चित नहीं होती है। तो ये हुआ राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे देखिए। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राजस्व प्राप्तियाँ। तो इसे हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले तो इसे 2 भागों में डिवाइड कीजिए। कौन कौन से 2 भागों में? देखिए, इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है कर राजस्व। ठीक है, यहाँ पास लिख दीजिए कुल कर राजस्व। ठीक है, कर राजस्व। तो कर राजस्व हो गया। इसके अलावा गैर कर राजस्व। तो राजस्व कितने प्रकार के हो जाएंगे? एक तो कर वाला राजस्व होगा, अर्थात टैक्स से जो राजस्व मिलता है, टैक्स से जो पैसा आता है वह हो जाएगा। उसके बाद गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये दो भागों में डिवाइड हुआ। देखिए, जिसके आंकड़े महत्वपूर्ण है, जिसको पार्ट में डिवाइड करना महत्वपूर्ण है, उसको बताएंगे, और जिसको महत्वपूर्ण नहीं है, जिसका एग्जाम से कोई संबंध नहीं रहता है, उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुल कर राजस्व। कुल कर राजस्व का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पास ये भी 2 भागों में डिवाइड होगा, क्योंकि कर 2 प्रकार से प्राप्त होता है राज्य सरकार को। एक राज्य का स्वयं का कर राजस्व, तो एक लिख देंगे यहाँ राज्य का स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, इसके बाद जो केंद्र इकट्ठा करता है। ठीक है, केंद्र भी कर इकट्ठा करता है, टैक्स इकट्ठा करता है, लेकिन उसमें क्या होता है? राज्य का भी हिस्सा होता है। हर एक राज्य का हिस्सा होता है उस कर में जो केंद्र इकट्ठा करता है। तो देखिए, केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा, तो इस प्रकार से क्या होगा? इन 2 प्रकारों से हमारा कर राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद गैर कर राजस्व में देखिए, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से 2 पार्ट में? देखिए, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक राज्य का ही कर भिन्न राजस्व, अर्थात राज्य का हमने कर राजस्व तो देख लिया, लेकिन राज्य में जो भी कर के अलावा और भी जो राजस्व हैं उन्हें देखेंगे, तो उन्हें बोलेंगे क्या? कर भिन्न राजस्व। कर भिन्न राजस्व। तो जो कर के अलावा किसी और भी तरीके से राजस्व प्राप्त होता है उसे बोलेंगे कर भिन्न राजस्व। इसके बाद और एक तरीका है जिससे सरकार को धन प्राप्त होता है, राज्य सरकार को, वह है केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान। तो यह भी राजस्व के अंतर्गत आता है। इसी राजस्व प्राप्ति में आएगा केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान, प्राप्त अनुदान। ठीक, तो इन 4 प्रकार से राजस्व प्राप्तियां निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय। कुल व्यय में हमने केवल राजस्व व्यय रखा है, पूंजीगत व्यय रखा है, इसमें हमें डिटेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक है, केवल ये महत्वपूर्ण है, कुल प्राप्तियां कुल व्यय महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद जो भी बजट के घाटे हैं, ठीक है, घाटा जो भी हुआ है हमें वह महत्वपूर्ण होगा, उसका डाटा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए डाटा देखते हैं अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। तो कुल प्राप्तियों में याद रखिए आप, कुल प्राप्तियों में हमें कितना प्राप्त हुआ है? 104 और 3 जीरो फिर 0.25। देखिए, जो भी आंकड़े ये बड़े अंकों में होंगे, ठीक है, ये सीधे करोड़ रुपए में होंगे। ठीक है, इसका मतलब इतना करोड़ रुपए हमें क्या हुआ है? कुल प्राप्तियां हुई हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक, कुल प्राप्तियां हुई हैं। इसके बाद कुल व्यय देखिए, बिल्कुल यही डाटा है, बिल्कुल इतना ही है, 104 और 3 जीरो फिर 0.03, ये हो गया कुल व्यय। इसके बाद देखिए राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियों में जो हमारी प्राप्ति रही है, राजस्व प्राप्ति,
तो कुल राजस्व प्राप्ति कितनी रही है? 89,073.25। ठीक, इतनी प्राप्ति रही है राजस्व प्राप्ति। लेकिन राजस्व व्यय, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको कोरिलेट करेंगे। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है? 89,073.25। ठीक, लेकिन राजस्व व्यय कितना है? तो 88,371.61। ठीक है, तो ये हुआ 89,073.25 और यहाँ 88,371.61। तो ये हो गया राजस्व व्यय और यहाँ राजस्व प्राप्तियाँ। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि प्राप्तियाँ यहाँ पास अधिक है। प्राप्तियाँ क्या है? यहाँ पास अधिक है, जबकि राजस्व में खर्च कम है। इसका मतलब राजस्व का जो घाटा होता है वहाँ पास हमें घाटा नहीं बल्कि अधिक के होगा, अर्थात प्राप्ति यहाँ पास अधिक हो रही है। ठीक है, तो घाटा नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए राजस्व प्राप्ति जो है, राजस्व प्राप्ति में कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ पास 6.06%। ठीक है, तो ये हुआ राजस्व प्राप्ति में कितना की वृद्धि हुई है? 6.06%। ठीक, अब देखिए ये राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुआ, बिल्कुल ये डाटा महत्वपूर्ण है। और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, उसके बाद देखिए कुल कर राजस्व और ये गैर कर राजस्व। तो ध्यान दीजिए यहाँ पास, यदि मैं एक यहाँ पास सर्कल बनाता हूँ, ये एक सर्कल बन गया किसका? ये मान लीजिए किसके लिए है? राजस्व प्राप्तियों के लिए। ये कुल राजस्व प्राप्ति है, मान लीजिए केवल राजस्व प्राप्ति। ठीक है, केवल राजस्व प्राप्ति का वो सर्कल है जिसमें हम कुल कर राजस्व देखेंगे। तो कर राजस्व में मान लीजिए ये सर्कल। ठीक है, कर राजस्व जो है, तो कर राजस्व का हिस्सा कितना है देखते हैं। ठीक है, कुल कर राजस्व का हिस्सा यहाँ पास 63.79 है। ठीक है, 63.79 क्या है? तो कुल कर राजस्व का अंश है किसमें? यदि हम इसे पूरा कुल राजस्व प्राप्ति माने तो ये क्या है? 63.79। ठीक है, 63.79 क्या है? कर राजस्व, केवल कर राजस्व का हिस्सा है। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद जो शेष बच गया वो गैर कर राजस्व हो जाएगा। शेष कितना हो जाएगा यहाँ पास? शेष देखिए यहाँ पास हो जाएगा 35.31। ठीक है, ये हो जाएगा शेष। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद अब देखिए ये हुआ राजस्व प्राप्तियाँ, इसके बाद कर राजस्व हो गया और अब देखते हैं केवल कर राजस्व। ठीक है, अब हम केवल इसे लेकर चलेंगे। ठीक है, केवल इसे लेकर चलते हैं। तो इसके लिए दूसरा सर्कल बनाते हैं। देखिए इसके लिए ये एक सर्कल मान लीजिए किसके लिए है? केवल कर राजस्व। ठीक है, केवल कुल कर राजस्व है जो कि यहाँ पास पूरे प्राप्तियों में इसका 63.79% इसका हिस्सा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास राज्य के स्वयं का और केंद्र के करों का राजस्व। अब इसको भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए मान लीजिए ये एक हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, लगभग यहाँ पास क्या होगा? लगभग ये आधे आधे में डिवाइड है लगभग। लेकिन ये देखिए आप यहाँ पास डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, यहाँ पास सर्कल का क्या है? इस तरफ वाला हिस्सा कम है। तो कैसे होगा? देखिए राज्य का जो स्वयं का कर राजस्व है उसका हिस्सा कितना है आपको देखना है। तो इसका हिस्सा है 51.04। ठीक है, राज्य के स्वयं का कर राजस्व का कुल कर राजस्व में सिर्फ यहाँ पास यदि बात करें, यहाँ तक की बात करें, तो राज्य के स्वयं का कर राजस्व का कुल कर राजस्व में हिस्सा कितना है? तो 51.04%। तो इसका मतलब ये वाला कितना होगा? 100 में माइनस कर दीजिए तो 48.96। ठीक है, इतना परसेंट क्या हो जाएगा? शेष, अर्थात केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा, इसका परसेंट कितना हो जाएगा? 48.96। ठीक है, इसके बाद देखिए गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व में बोला गया है कि कर भिन्न राजस्व को छोड़िए, जो यहाँ पास मुख्य, जो क्या बोला जाए उसको, मुख्य योगदान किसका रहा है? तो केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान का रहा है। मुख्य योगदान किसका रहा है? केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान का। और केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान का हिस्सा कितना है? तो बिल्कुल यही डाटा आपको याद रखना है, 51.94। तो 04 के स्थान पर आपको 94 याद रखना है।
तो ये हो जाएगा केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान का हिस्सा किसमें, गैर कर राजस्व में। ठीक है, केवल गैर कर राजस्व की बात हो रही है, पूरे राजस्व में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पास। ठीक है, तो ये हुआ, इसका मतलब ये जो शेष है इसमें कितना हो जाएगा, तो ये 48.06। ठीक है, 48.06 हो जाएगा यहाँ पास कर भिन्न राजस्व का हिस्सा। तो ये हो गया पूरा पूरा आंकड़ा। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है देखिए एक बार फिर से। कुल प्राप्तियां और कुल व्यय को यदि आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। याद आपको किसको रखना है, राजस्व प्राप्तियां कितना है, फिर इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो कुल कर राजस्व का हिस्सा कितना रहा है। कुल कर राजस्व मतलब देखिए ये जो टोटल जो इनकम हुई है किसी भी प्रकार से, तो राजस्व प्राप्तियों में हमने दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, एक कर राजस्व, एक गैर कर राजस्व, और तीसरा पार्ट मान लीजिए पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार हैं। इसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका रहा है, कर राजस्व का, और ये कर राजस्व केवल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पास ध्यान देंगे ये पूरा नहीं है, केवल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा इतना है। ठीक है, इसके बाद देखिए और इसमें वृद्धि कितने की हुई है, तो इसमें वृद्धि हुई है 7.55% की। ठीक, वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पास इसका अंश कितना है 63.79, वृद्धि कितनी हुई है 7.55, केवल राजस्व प्राप्तियों की बात कर रहे हैं। अब कर राजस्व को जब दो भागों में बांटा तो राज्य का हिस्सा 51.04% आया। छोटे छोटे सारे डिजिट किस में है, परसेंट में है। आपको केवल इनको याद रखना है, इसमें करोड़ रुपए में इन आंकड़ों को याद रखना है, बाकी सभी परसेंट में है। इसके बाद यदि पूछा जाए कि गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान का रहा है, और कितना रहा है 51.94 रहा है। तो शेष कितना हो जाएगा, कर भिन्न राजस्व का हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पास केंद्र के करों में राज्य का हिस्सा कितना हो जाएगा 48.96। ठीक है, 48.96 हो जाएगा यहाँ पास। तो इस प्रकार ये सारे आंकड़े हो गए। इसके बाद केवल बच जाता है अब जो भी वित्तीय घाटे हैं। कौन कौन से घाटा हैं, तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। ठीक है, और इसके अलावा प्राथमिक घाटा जो मुख्य महत्वपूर्ण है उनको देखिए। ठीक है, ये 3 घाटों को हम देखेंगे अभी। ठीक, और इनके बारे में जानेंगे ये कैसे होते हैं, घाटा कैसे होता है, और इनके महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियाँ भी कई प्रकार से होती हैं। सरकार जहाँ भी ऐसी प्राप्तियाँ होती हैं जिनसे पूंजी का निर्माण होता है या फिर जिससे सरकार की देनदारी निश्चित होती है, अर्थात वह पैसा उन्होंने लिया है तो लौटाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी प्राप्तियां हैं उसमें सर्वाधिक योगदान रहा है किसका, लोक ऋण का। आंकड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे यहाँ पास लोक ऋण का, और यह कितना रहा है तो 10,500 ये लोक ऋण का आंकड़ा है। ठीक है, ये करोड़ रुपए में है। ठीक है, 10,500 इतना करोड़ रुपए क्या है, लोक ऋण लिया गया है सरकार द्वारा। और इस लोक ऋण में आप दूसरे राज्यों से या केंद्र सरकार से या किसी और प्रकार के संस्थाओं से जब सरकार ऋण लेती है उसे बोलते हैं हम लोक ऋण, और इसका आंकड़ा कितना है 10,500 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद इनको देखते हैं अभी। ठीक है, आगे देखते हैं लोक वित्त के अंतर्गत ही टॉपिक है कौन सा, वित्तीय घाटे। ठीक है, वित्तीय घाटा। ठीक, इसे देखते हैं। तो इसमें 2-3 प्रकार के घाटे होते हैं मुख्य रूप से, आपको जो जानना है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला आप जानिए राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा, या फिर यदि घाटा नहीं हुआ है तो इसको लिख सकते हैं आधिक्य। ठीक है, आधिक्य लिखेंगे यदि घाटा नहीं हुआ है तब। इसके अलावा होता है दूसरा जानिए राजस्व घाटा, इसके बाद राजकोषीय घाटा। ठीक, राजकोषीय घाटा। इसके बाद तीसरा हो जाएगा कौन सा, राजकोषीय हो गया प्राथमिक घाटा। ठीक, प्राथमिक घाटा। तो सबसे शुद्ध जो है इसे माना जाता है राजकोषीय घाटा को। इसमें देखिए राजस्व, ये सभी होते क्या हैं देखते हैं। ठीक है, तो राजस्व घाटा, इसमें क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां, केवल राजस्व की बात होगी यहाँ पास। ठीक है, तो जो भी राजस्व प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय,
इसका मतलब अभी हमने देखा जो भी राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसमें यदि हम राजस्व व्यय को घटा दें, राजस्व व्यय को माइनस कर दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? राजस्व घाटा या राजस्व आधिक्य। घाटा कब होगा? जब प्राप्ति कम होगी, खर्च अधिक होगा। ठीक है, जब प्राप्ति कम होगी, खर्च अधिक होगा, तभी घाटा होगा। तो और यदि खर्च कम हुआ, प्राप्ति अधिक हो गई, तो आधिक्य होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि राजस्व प्राप्ति जो है राजस्व व्यय से अधिक थी, इसलिए यहाँ पास क्या हुआ है? आधिक्य हुआ है। और कितने का आधिक्य हुआ है? तो 701.64, ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। इतना हमें राजस्व आधिक्य हुआ है, ये करोड़ रुपए में आंकड़ा है। ठीक है, इसके बाद राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? तो जो बजट का कुल व्यय है, ठीक है, कुल व्यय, वित्तीय वर्ष में जितना भी कुल व्यय हुआ है अर्थात खर्च हुआ है, उसको माइनस करेंगे कुल प्राप्तियों में, कुल प्राप्तियों में। और कुल प्राप्तियों में भी, प्राप्तियां मतलब जितना हमें इनकम हुआ है, तो उस प्राप्ति में क्या करेंगे? ऋण प्राप्तियों को छोड़ देंगे। अर्थात जो भी पैसा हमें मिला है उसे तो माइनस करेंगे, लेकिन जो हमने कर्ज लेकर या ऋण लेकर जो पैसा प्राप्त किया है तो उसे नहीं गिनेंगे यहाँ पास प्राप्तियों में। तो ऋण प्राप्तियों को छोड़कर माइनस करेंगे, ऋण प्राप्तियों को छोड़कर माइनस करेंगे। इसका मतलब यहाँ पास घाटा हो जाएगा। और इसका मतलब यहाँ देखिए राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा? 14,599.78। ठीक, इसे आप याद रखेंगे अच्छे से, बिल्कुल बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। राजकोषीय घाटा और जो जो आंकड़े बताए गए हैं केवल उतना ही याद रखेंगे, और सभी का परिभाषा तो बता ही दिया हमने। तो 14,599.78 याद रखिए। ठीक है, इतना हुआ, ये राजकोषीय घाटा हुआ। ठीक, इसके बाद याद रखिए प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटा में हम क्या करते हैं? जो भी कुल खर्च हुआ है, सरकार के कुल खर्च हुआ है, उसमें हम कुल प्राप्तियों को घटा देते हैं और कुल प्राप्तियों में उस प्राप्ति को छोड़ देते हैं, उस प्राप्ति को नहीं माइनस करते जो कि ऋण से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे। और इस प्रकार जब व्यय अधिक होता है तो घाटा होता है, और ये हमेशा घाटे में ही रहता है। राजकोषीय घाटा हमेशा घाटे में रहता है। तो प्राथमिक घाटा देखते हैं आप। प्राथमिक घाटा इसी से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक घाटे का मतलब है राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा लिखेंगे। ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, ब्याज दायित्व लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब जितना भी हमें राजकोषीय घाटा हुआ है, अर्थात ये जो घाटा है, इसमें क्या करेंगे? हम ब्याज दायित्व को भी माइनस कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा? प्राथमिक घाटे के बराबर हो जाएगा। और प्राथमिक घाटा कितना हुआ है? तो 73 से 70, 73 याद रखिए। ठीक है, बीच में पॉइंट, 73 से 70, 73 बिल्कुल आसान डिजिट है, यहाँ पास आसान डाटा है, तो इसको याद रखेंगे। ये हुआ। अब इस प्रकार जो हमारा पब्लिक फाइनेंस का जो टॉपिक हुआ वो कंप्लीट होता है। इससे संबंधित MCQ आप यदि करना चाहें तो देख सकते हैं, चैनल में लाया जा चुका है। और भी बजट से संबंधित या आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित MCQ हम ला चुके हैं चैनल पर, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा CGPSC MCQ सीरीज़ चल रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।